नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। तो साथियों, संसद का विशेष सत्र खत्म हो गया, लेकिन यह सत्र ऐसे कई प्रश्न छोड़ गए हैं जिस पर बहस होना शुरू हो गया है और लंबे समय तक बहस चलेगा कि महिलाओं को गुमराह करना, महिलाओं को जुमला और झूठ के आधार पर बहलाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फितरत है। और वह फितरत वह 2014 से शुरू किए हैं और अब 2024 आने वाला है। फितरत में कोई कमी नहीं हुई है। इस देश की महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को, युवकों को, गरीबों को, अमीरों को, सबको महसूस हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जुमलेबाज हैं, एक इवेंट बाज हैं और अपने झूठ के चलते वह लोगों को गुमराह करते आ रहे हैं पिछले 10 सालों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने जुमले हैं, जितने झूठ हैं, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा क्या उसे किया है। और आज की घड़ी में विशेष सत्र बुला करके जब प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा जुमला देश की 50% महिलाओं को सुनाया है, तो क्या वो जुमला सच होगा? कतई नहीं सच होगा। क्यों नहीं सच होगा? क्योंकि वह वोट हासिल करने का सिर्फ एक एजेंडा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ईमानदारी से महिलाओं के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न कभी सोचा है, न आज सोचे हैं और न कभी सोचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही सबका साथ, सबका विकास की बात करें, भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, लेकिन हकीकत में जो देखने में आता है उससे यही लगता है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया और इसमें जिस तरह से एक महाजुमले को ईजाद किया गया और नई संसद की शुरुआत एक जुमले से की गई, महिला आरक्षण बिल नामक जुमले से की गई। और आप सोच लीजिए इस नई संसद का, नए संसद भवन का क्या भविष्य होगा। शुरुआत ही जब जुमलों से हो रही है, झूठ से हो रही है, तो निश्चित रूप से इस संसद में, नई संसद में जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक जुमले ही सुनने को मिलेंगे, झूठ ही सुनने को मिलेंगे, फरेब ही सुनने को मिलेंगे। और सत्ता परिवर्तन की दिशा में हम जा रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, 2024 का चुनाव बमुश्किल 6 या 7 महीने है। इन 7 महीनों में मोदी सत्ता का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से इस देश को सब्जबाग दिखा करके, लोक लुभावन नारे सुना करके और झूठ और जुमले परोस करके 10 साल तक शासन चलाया है, उससे देश का बच्चा बच्चा भी वाकिफ हो चुका है। देश के 95 करोड़ मतदाताओं ने मन बना लिया है कि अब की बार जुमले और झूठ वाले प्रधानमंत्री को तीसरी बार सत्ता में नहीं लाना है। तो साथियों, महिला आरक्षण बिल में की जो सबसे बड़ी कमियां हैं, आज हम उसकी तरफ इशारा करेंगे। इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिल लेकर के आए हैं, महिला आरक्षण विधेयक, अगर 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है तो यह 33% आरक्षण सिर्फ सवर्ण महिलाओं के लिए होगा। क्योंकि इस बिल में कहीं भी ओबीसी, एससी, एसटी की महिलाओं को आरक्षण देने या उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रावधान नहीं है। इसमें कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है
कि किस समय से महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, 33% आरक्षण किस तिथि से किस चुनाव के दौरान शुरू किया जाएगा, इसकी कोई समय सीमा भी नहीं है। और साथ ही इसको लागू करने के पहले की जो शर्तें हैं, वे शर्तें कितने समय में पूरी होंगी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है किसी को। इसमें शर्तें हैं कि जब अगला जनगणना अभियान शुरू होगा 2031 में, 2021 में तो जनगणना कराई नहीं गई, क्योंकि 2021 की जनगणना के समय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ बिहार का एक प्रतिनिधिमंडल आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया और उसने ओबीसी जनगणना कराने की बात कही कि 2021 की जनगणना में ओबीसी की जनगणना कराई जाए। एससी और एसटी की जनगणना होती है, लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं होती है। और ओबीसी की जनगणना न कराने का सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग यह नहीं चाहते हैं कि ओबीसी की सही जनसंख्या सामने आए और उन्हें उसके आधार पर आरक्षण दिया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि 1931 में जब अंग्रेज़ों ने जनगणना कराई थी तो उस समय 54% आबादी ओबीसी समाज की थी। 54% से बढ़ोतरी ही हुई होगी। एससी एसटी की बढ़ोतरी हुई है, उनका जो आरक्षण, उनका जो जनगणना की जाती है, उससे ये साबित हो चुका है कि ओबीसी एससी एसटी के समस्त बहुजन समाज के लोगों की वृद्धि हुई है 1931 के बाद। अब यह वृद्धि कितना हुई है वो तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा, जनगणना ओबीसी की करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अनुमान यह लगाया जा रहा है कि यह बढ़ करके 55 से 60 के बीच पहुंच गया है। अगर 60% आरक्षण, अगर 60% ओबीसी हो चुके हैं तो 60% आरक्षण भी देना पड़ेगा, जिसके लिए न तो आरएसएस तैयार है और न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी जो आरक्षण लागू है उसी 54% का आधा यानी 27% लागू है। 27% देने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम छत्रप जो अपने अपने राज्यों में 27% आरक्षण लागू किए हुए हैं, उसके प्रति ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं। आज भी ओबीसी की भागीदारी 27% नहीं हो पाई है, जबकि 1990 से मंडल आयोग का कमीशन की अनुशंसा लागू है। अभी राहुल गांधी ने संसद में भाषण देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय में 90 सेक्रेटरी हैं, जिसमें 3 ओबीसी के हैं। मतलब कि 90% से अधिक पर सवर्ण जातियों का कब्जा है सेक्रेटरी लेवल पर। इसी तरह से आईएएस पीसीएस जज जितने भी पद सृजित किए जाते हैं और उन पर नियुक्तियां की जाती हैं, इस पर भी ओबीसी की कुछ ऐसे ही आंकड़े सामने आएंगे अगर ईमानदारी से जांच किया जाए तो महिला आरक्षण बिल में ओबीसी के लिए कोई जगह नहीं है, एससी के लिए कोई जगह नहीं है, एसटी के लिए कोई जगह नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा उसे सब सवर्ण जातियों की महिलाएं ही हड़प लेंगी। ओबीसी जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक उनका सही आंकड़ा सामने नहीं आएगा, और जब तक सही आंकड़ा नहीं आएगा तब तक उन्हें उनके अधिकार से, उनके हिस्से से वंचित रखा जाएगा। लेकिन यह मामला अब तूल पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले न स्वीकार करते हों कि ओबीसी की जनगणना होगी, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया ने अपने एजेंडे में
शामिल कर लिया है कि ओबीसी जनगणना कराई जाए, और अगर नहीं कराई जाएगी तो 2024 में जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से जनगणना कराई जाएगी। और यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है विपक्ष के लिए, ओबीसी का वोट हासिल करने के लिए। तो ओबीसी जनगणना से प्रधानमंत्री से नाराज, आरएसएस से नाराज ओबीसी समूह आज को फिर वो नाराज हो गया है, क्योंकि उसे महिला आरक्षण बिल में जगह नहीं दी गई है। उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ओबीसी का जिक्र तक भी नहीं किया गया है। तो नाराज ओबीसी और नाराज हो जाएगा, और जब और नाराज हो जाएगा तो प्रधानमंत्री की क्या दुर्गति होगी 2024 में, उस पर भी एक सरसरी नज़र डाल लेते हैं। 2009 में 18.8% वोट मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उस समय 116 सीटें आई थी 2009 में। उस समय भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। 2014 में 31% वोट मिले थे, और कुल सीटें आई थी 282, यानी जादुई आंकड़ा जो 272 का होता है उससे 10 सीटें ज़्यादा आई थी। और यह करिश्मा हुआ था ओबीसी मतदाताओं की मत से। उसके बाद 2019 में जब चुनाव होता है तो उसमें 37%, 37% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट मिलता है, और 303 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में आज तक इतनी सीटें कभी नहीं आई हैं। वैसे इतिहास बहुत बड़ा है भी नहीं भारतीय जनता पार्टी का। 1980 में गठन हुआ था, और 1984 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें आई थी। यही इतिहास है। तो भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से 2009 से लेकर के 2019 तक ग्राफ बढ़ता गया है, अपार बहुमत मिलता रहा है, उसकी वजह थे ओबीसी यानी सोशल इंजीनियरिंग किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री, जिन्हें कि चाणक्य के नाम से जाना जाता है। तो इस सोशल इंजीनियरिंग के बल पर उन्होंने 2 बार सरकार बनाई है, और तीसरी बार बनाने की फितरत में है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से ओबीसी समाज को निराश कर चुके हैं, निराश कर रहे हैं और निराश करने वाले हैं, उससे यही लगता है कि ये फिर से वही 2009 की स्थिति में लौट जाएंगे, और इन्हें 116 सीटें बमुश्किल मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस नहीं चाहता है कि ओबीसी का विकास हो। अगर ओबीसी का विकास होगा तो सवर्ण जातियां, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, ये लोग समझेंगे कि इनकी हकमारी की जा रही है, इनके हिस्से का अधिकार और इनका हिस्सा ओबीसी को दिया जा रहा है, जबकि ओबीसी बैकफुट पर है और उसे कोई हिस्सा नहीं मिल पाया है। मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने के बाद भी आज ओबीसी अति पिछड़ा समाज में आता है, और अति पिछड़ी जातियों अधिकतर बीपीएल कार्ड धारक हैं, यानी गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ओबीसी 5 किलो राशन पर जिंदा है। इनकी गरीबी, इनकी जहालत वैसे है जैसे कि आज़ादी के पहले थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि इनकी गणना कराई जाए और इन्हें अधिकार दिया जाए और इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए। इसीलिए न तो जनगणना करा रहे हैं और न महिला आरक्षण एक्ट में इन्हें जगह दी गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ी भूल अगर कोई कर रहे हैं तो अपनी आरएसएस के एजेंडे को लागू कर रहे हैं, और आरएसएस जो कहता है वही करते हैं। आरएसएस नहीं चाहता है कि
ओबीसी को अधिकार मिले, ओबीसी को उसका हिस्सा मिले, और नरेंद्र मोदी उसी फार्मूले को लागू कर रहे हैं। लेकिन अब ओबीसी और अति पिछड़ी जातियां, पसमानदा मुसलमान, जो पिछड़े मुसलमान होते हैं, अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी किस तरह से गुमराह करते हैं, किस तरह से मूर्ख बनाते हैं, और किस तरह से ओबीसी से वोट लेकर के राज करते हैं, और ओबीसी एससी एसटी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी माली हालत को सुधारने का काम नहीं करते हैं। अगर सुधारना चाहते हैं तो वो अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को माला माल करते हैं और दुनिया का नंबर 1 नंबर 2 उद्योगपति बना देते हैं। तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी भूल की है। जिस तरह से उन्होंने ओबीसी महिलाओं को नज़रअंदाज किया है, एससी एसटी की भी महिलाओं को भी महिला आरक्षण विधेयक में नज़रअंदाज किया गया है, उससे यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं नहीं बल्कि मार चुके हैं। अगर वे जो एक्ट बन करके तैयार हो गया है, 21 तारीख को राज्यसभा ने भी पारित कर दिया, ध्वनि मत से एक भी वोट खिलाफ में नहीं गया, और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह बिल एक्ट बन जाएगा। और एक्ट बनने के बाद हमें तो नहीं लगता है कि इसमें ओबीसी एससी एसटी की महिलाओं के लिए कोई जगह दिया जाए। और ये प्रधानमंत्री के इसी कमज़ोर नब्ज को विपक्ष ने पकड़ लिया है, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस की आलोचना कर रहे हैं, उससे ओबीसी एससी एसटी समाज आक्रोशित है, और वो इंतजार कर रहा है कि कितनी जल्दी चुनाव की घड़ी आए, ईवीएम की बटन दबाने का मौका मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से 1984 की स्थिति में ला दिया जाए। इंतजार कर रहे हैं लोग कि कब अवसर मिले और कब बीजेपी मुक्त भारत बना दिया जाए। कांग्रेस मुक्त भारत तो कर नहीं सके। कांग्रेस आज फिर से शक्तिशाली पार्टी के रूप में गठबंधन लेकर के, महाकाय गठबंधन लेकर के आ गई है, और अब उसे परास्त कर पाना नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी के बूते की बात नहीं है। और उसके बावजूद जो गलतियां करते जा रहे हैं, ओबीसी समाज को नज़रअंदाज करके, ओबीसी समाज के हक की हकमारी करके, एससी एसटी समाज के महिलाओं के साथ हकमारी करके जो गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, 2024 में इसे भुगतना पड़ेगा। उमा भारती, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी की एक कद्दावर नेता हैं, मध्य प्रदेश से आती हैं और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के इस महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ है, क्योंकि इसमें ओबीसी को जगह नहीं दी गई है, और वो दहाड़ दहाड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रही है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आलोचना कर रही है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी में भी जितने ओबीसी एससी एसटी के एमपी हैं, एमएलए हैं, नेता हैं, छोट भैये से लेकर के बड़ भैये तक, सब के सब आक्रोशित हैं पार्टी की नीतियों से, नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे से और आरएसएस के एजेंडे से। इस संसद सत्र में जो खास हुआ वो तो हुआ ही। नई संसद में जिस तरह से की भाषा, जिस तरह की नफरत और जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नफरत की राजनीति और गाली बकने की राजनीति थी, वो भी सामने आ गई है। रमेश बिधूड़ी, जो कि एक सांसद है, उसने लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली, जो अमरोहा से चुनकर आए हुए हैं, उनके बारे में जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की है, उससे पूरा दलित समाज आहत है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी दलित समाज का नेतृत्व करती है और पूरा मुस्लिम समाज भी आहत है।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ गालियां बकी दानिश अली के बारे में, उसे उग्रवादी बोला, उसे कटुआ बोला। कटुआ एक बहुत बड़ी गाली है मुस्लिम समाज के लिए। आतंकवादी बोला, मुल्ला बोला, और हर्षवर्धन जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं, उसके पास में बैठ करके हंस रहे हैं, और भी जितने सांसद हैं वो हंस रहे हैं। इस तरह की गाली गलौच की शुरुआत अगर नई संसद में हुई है और इसकी शुरुआत अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा हुई है, तो अनुमान लगा लीजिए कि भविष्य में इस नई संसद में क्या क्या होने वाला है। गालियां होंगी, नफरत पैदा की जाएगी, एक दूसरे की भर्त्सना की जाएगी, और इस देश को बांटने की साजिश रची जाएगी। नए संसद सत्र में, विशेष संसद सत्र में एक और बड़ी चूक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सबसे पहले तो इसका उद्घाटन जब कुछ महीने पहले किया था तो उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था, और आज का मतलब कि 19 तारीख से है, 18 तारीख से, जब 18 तारीख 19 तारीख को संसद की शुरुआत की गई, नए संसद में भाषणबाजी और अधिवेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो उसमें राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाया गया, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं, और आदिवासी समाज का व्यक्ति नीच होता है, शूद्र होता है, और उनके साथ तो एक तमगा और जुड़ा हुआ है विधवा होने का। विधवा को किसी शुभ कार्य में बुलाना हिंदू धर्म में बहुत ही अपशकुन माना जाता है, और राष्ट्रपति विधवा हैं, उनके पति नहीं हैं। तो एक शूद्र, एक नीच और एक विधवा राष्ट्रपति को संसद में इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार अपशकुन होगा। गणेश चतुर्थी का दिन था, गणेश जी का दिन था, और नई संसद का श्री गणेश हुआ, और उस श्री गणेश में अगर किसी विधवा महिला को, जो कि भले ही सबसे शीर्ष पद पर बैठी हुई है, बुलाया जाएगा तो अपशकुन हो सकता है, मातम जैसे स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यही सोच है नरेंद्र मोदी की, यही सोच है बीजेपी की, यही सोच है आरएसएस की, इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। तो विशेष संसद सत्र में ने क्या खोया क्या पाया, हमने आपके बीच इसकी चर्चा की है, लेकिन इसने पाया तो कुछ नहीं है, लेकिन खोया बहुत। जो भाषा इस्तेमाल की गई संसद में, नई संसद में, ऐसा नहीं है कि पुरानी संसद में वो भाषा इस्तेमाल नहीं हुई है, लेकिन सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। संसद की शुरुआत होते ही गाली गलौज नफरत की भाषा सामने आए। एक स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरे, उधर नई संसद में शुरुआत हो रही है और इधर संविधान को ख़त्म करने, लोकतंत्र को ख़त्म करने की चाल चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नहीं चाहते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना रहे, भारत समाजवादी राष्ट्र बना रहे, भारत अखंड राष्ट्र बना रहे, बल्कि भारत को वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और इसके लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। ऐसी बातें आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग कसमें खा करके कह रहे हैं। खास करके युवा वाहिनी के नेता पूरे देश में कसमें खा रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और बलिदान देने के लिए, मार डालने के लिए, काट डालने के लिए, नरसंहार करने के लिए। तो साथियों, नई संसद में जो शुरुआत हुई है महिला आरक्षण विधेयक से, पहला विधेयक ही सवालों के घेरे में आ गया है, और जो वार्तालाप की संस्कृति होती है वह संस्कृति भी दुःसंस्कृति के रूप में सामने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज़ 95 करोड़ मतदाताओं तक पहुंच सके।